जबलपुर गांव में सुंदर ने अपना नया धंधा जमाया था। सुंदर एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। बैनर पेंटिंग सुंदर की खासियत थी। बैनर के साथ साथ वो मिट्टी के गमले, खिलौने और सजावट का सामान भी साथ साथ पेंट करता था। सुंदर भैया, ये गमाला कितने का है? 25 रुपए। ओह, इतना महंगा? तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपए ही है। दाम कम नहीं होगा भाई, क्वालिटी वाला कलर इस्तेमाल करता हूँ। पूरी जिंदगी देखना नहीं पड़ेगा। धूप, छाव, बारिश, ठंड हर मौसम में टिका रहेगा। ठीक है, मैं कल आके ले जाऊंगा। इस प्रकार सुंदर के अच्छे काम की वजह से उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसके हाथों रंगी चीजें कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। सुंदर हर शनिवार को शहर जाके जरूरत का सामान ले आता। दिन बीत रहे थे। उसी गांव की एक सुशील लड़की निशा के साथ सुंदर की शादी हो गई। आप सचमुच में कमाल के कलाकार हो। मुझे भी सीखना है ये पेंटिंग का काम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन से घर का कामकाज खत्म होते ही निशा के खिलौने और गमले को पेंट करने की ट्रेनिंग शुरू होती है। देखो, ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। हाँ, और ये रंग काफी महंगे होंगे ना? हाँ, इन्हें एक्रिलिक या फैब्रिक कलर्स कहते हैं। एक बार कपड़े पे या किसी भी चीज पे लगा दिया तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं। अरे वाह, क्या पानी भी इसे नहीं मिटा सकता? नहीं। तो क्या मैं इन्हें मेरे स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन पे लगा सकती हूँ? निशा की बात सुन के सुंदर जोर जोर से हंसने लगता है। सुंदर को हंसता देख निशा रूठ जाती है। मुझे नहीं आपसे बात करनी है। अरे नहीं हंसूंगा, ठीक है। पेंटिंग का सामान लेने एक दिन सुंदर हमेशा की तरह शहर गया था। मार्केट में अब कुछ सस्ते कलर्स भी आए थे और सुंदर का दुकानदार दोस्त अहमद उसे वो कलर्स लेने का सुझाव दे रहा था। सुंदर भाई, ये सस्ते वाले पोस्टर कलर यूज करो, बहुत पैसे बचेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अब एक्रेलिक कलर्स के दाम दुगने हुए हैं इस महीने से, और अब टैक्स भी लगेगा। ओह, सच? सुंदर अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाता है और एक दिन मुखिया का आदमी वहाँ उसे मिलने आता है। सुंदर भैया, आपको मुखिया जी ने अर्जेंट बुलाया है। सुंदर मुखिया के घर पहुँचता है। आओ आओ सुंदर, एक बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, बोलिए। देखो, 1 महीने बाद ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और मुझे कम से कम 100 बैनर बनवाने हैं। जी, हो जाएगा आपका काम। तभी उसे रंग के बढ़े दाम का फ्लैश जाता है। ओह, लेकिन कलर्स के दाम तो दुगने हुए हैं। जिस भाव से मैं मुखिया का काम करने वाला हूँ, उससे तो मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। दूसरे ही दिन सुंदर सामान लाने मार्केट जाता है और बहुत सारा सामान लेता है। क्या बात है सुंदर भाई, कोई बड़ा काम मिला है क्या? गांव के मुखिया के लिए चुनाव के बैनर्स बनवाने हैं, और वो भी अर्जेंट। अरे वाह, बढ़िया है। अब तो अच्छा मौका है आपको मुनाफा कमाने का। अहमद की बात सुन के सुंदर उलझन में पड़ता है। क्या मतलब? भाई, इतनी बड़ी ऑर्डर है, आप ये सस्ते वाले कलर्स यूज कर लो ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अहमद की बात सुनकर सुंदर सोच में पड़ता है। अहमद सच कह रहा है। रंग तो दूर से एक जैसे ही दिखते हैं, और ये बैनर्स तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए ही लगेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुंदर सस्ते वाले रंग लेने के लिए राजी होता है। दिन रात एक करके सुंदर मुखिया के 100 बैनर तैयार करता है। चलो अच्छा है, ये रंग एकदम एक्रिलिक जैसे ही दिख रहे हैं। मैं इसे रोज के काम में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा मुनाफा होगा। सुंदर ने बनाए मुखिया के बैनर्स गांव के हर कोने और चौराहे पे लगते हैं। सुंदर के काम की प्रशंसा होती है। मुखिया सुंदर को अच्छे खासे पैसे देता है। चलो, आज निशा के लिए महंगी वाली साड़ी ही ले लेता हूँ। काश मैंने पहले ही अहमद की बात सुन ली होती। बैनर लगने के तीसरे ही दिन रात को अचानक बादल गरजते हैं और जोरदार बारिश होती है। अगली सुबह मुखिया का आदमी सुंदर को बुलाने उसके घर आता है। सुंदर भैया, आपको मुखिया जी ने अर्जेंट बुलाया है। इतना क्या अर्जेंट होगा? पता नहीं, आप जाके देखिए। जब सुंदर मुखिया के घर पहुंचता है, वहाँ का माहौल देख के सोच में पड़ता है। ओह, इतनी भीड़, वो भी सुबह सुबह। मुखिया एकदम आग बबूला हुआ है। आओ आओ पेंटर साहब, आओ। जी मुखिया जी, आपने बुलाया? मुखिया नौकर को बुलवा के सुंदर ने बनाए 2 बैनर्स दिखाते हैं। ये देखो तुम्हारे बैनर्स। जैसे ही सुंदर की नजर उस बैनर्स पर पड़ती है, वो चौंक जाता है। ये तो मैंने ही पेंट किए थे, लेकिन अब ये। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। सारे लोग हम पर हंस रहे हैं।
बैनर बनाने के लिए कौन से कलर इस्तेमाल किए थे तुमने? कल रात की बारिश में सब बैनर्स खराब हो गए हैं। ये देखो। बैनर्स की हालत देख सुंदर का मुंह उतर जाता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। मेरा विश्वासघात किया है तुमने। मेरे सारे पैसे लौटा दो, अभी के अभी। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया था और सारे गांव वाले सुंदर को द्वेष से देख रहे थे। सुंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अहमद ने तो कहा था कि ये रंग अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बेवक्त की बारिश ने मेरी चोरी पकड़वा दी। ये सोचकर सुंदर गिड़गिड़ाने लगता है और मुखिया के पैर पकड़ लेता है। मुझसे गलती हो गई मुखिया जी, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। सुंदर रोते हुए मुखिया के पैर पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम आज ही हमारा गांव छोड़ के चले जाओ और फिर कभी यहाँ कदम मत रखना। सुंदर उदास मन से वहाँ से निकल पड़ता है। छह महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू, तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें एसी नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। हाँ, नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या? कार? और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना, और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार है हमारे समधी जी। दिखाओ तो, क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपनी बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है।
माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी, दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है और वो रात में है, इसीलिए। कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो, खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पोतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। एक मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं पिताजी, वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहुत ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा।